हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, उत्तराखंड जीके वन लाइनर जो कि मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है और जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है उत्तराखंड के वरीयस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत आपको उत्तराखंड के सभी संबंधित क्षेत्र जो कि आपके सिलेबस में रखे गए हैं वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। काफ़ी चुनिंदा और यूनिक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ वरीयस बुक्स से कलेक्ट करके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दूसरी बात देखिए, अभी तक मैं इसके 122 भाग दे चुका हूं दोस्तों। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप शुरुआती दौर से इस सीरीज के साथ हैं तो उत्तराखंड का कितना गहन ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके पीएससी प्रारंभिक, लोअर पीएससी प्रारंभिक, साथ ही कनिष्ठ सहायक, टैक्स कलेक्टर, वीपीडीओ, पटवारी, जितने भी एग्जाम होते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सीरीज की। तो आप लोगों ने बने रहना है और काफ़ी लंबे समय बाद ये सीरीज फिर से आई है, ठीक है। और मेरा आप प्रयास रहेगा कि मैं हर वीक मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। और देखिए, जितने भी नए लोग इस सीरीज को देख रहे हैं उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड जीके वन लाइनर, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये सभी पार्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जी के वन लाइनर पार्ट 122। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, 1939 में अल्मोड़ा में किसने उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपके लिए आजकल एक नई सीरीज शुरू की है कम्युनिटी बॉक्स वाली, जिसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में पूछता हूँ उनके कंबाइंड आंसर एक वीडियो में बनाकर दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उदय शंकर इंडिया कल्चर जो दोस्तों सेंटर था, इसकी स्थापना की थी ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने, ठीक है। ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने अल्मोड़ा में। ध्यान रखेंगे 1939 में स्थापित हुई दोस्तों, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये संस्था, ये सेंटर चल नहीं पाया। 1943-44 में फिर ये बंद हो गया। तो आपको याद रखना है, बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा था कम्युनिटी टैब में, मोहन उप्रेतीस जी के साथ गए थे, लेकिन इसका राइट आंसर है ब्रजेंद्र लाल शाह जी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है। और फिर से क्वेश्चन देखिए, आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली, ये लिखा है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी ने, लेकिन यहाँ पे टाइटल थोड़ा चेंज हुआ है, ध्यान रखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आत्मकथा, और इस पुस्तक को लिखा है कुंवर सिंह नेगी करमठ जी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस में केवल कर्मठ भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के जो हमारे साहित्यकार हैं, उत्तराखंड के कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके उपनाम डायरेक्टली यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कर्मठ के नाम से कौन फेमस है, कुंवर सिंह नेगी जी, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आत्मकथा। अगर एग्जाम में केवल पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली के रचनाकार कौन है, तो तब आप आंसर करेंगे केदार पांडे या राहुल सांकृत्यायन जी। मैंने आपको बताया ना, राहुल सांकृत्यायन जी का बचपन का नाम केदार पांडे था, और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में एक बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गलता लोहा व नौरंगी बीमार है कहानियों के लेखक कौन है? तो गलता लोहा और नौरंगी बीमार है, पहले तो आपको विधा पता चल गई, ये कहानी है। और दूसरी बात क्या, जो गलता लोहा है दोस्तों, ये हमारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भी है। आई थिंक किस क्लास में, ये मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, प्लीज़ कमेंट करें आप लोग। एक क्लास में ये चैप्टर है गलता लोहा, ठीक है, जिसमें एक उच्च कुल का व्यक्ति अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो कि लोहार का काम करता है। बड़ी अच्छी ये कहानी लिखी है शेखर जोशी जी ने। तो बताइएगा कमेंट में, और आप अच्छे से इसको याद रखिएगा कि गलता लोहा और नौरंगी बीमार है, ये किसकी रचनाएं हैं? शेखर जोशी की। देखिए, मैंने हाल में ही आपको एक बुक दी थी, ई बुक थी सामान्य हिंदी कवि परिचय। उसमें मैंने यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में जितने भी कवियों को रखा गया है उन सभी का मैंने जीवन परिचय, उनकी संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन के उनको कलेक्ट करके वो ई बुक तैयार किया। तो आप ज़रूर परचेज कीजिएगा उस ई बुक को, और उस ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ से संबोधित किया गया है? तो देखिए, अजय पाल को तो आप जानते ही हैं, महान ये गढ़ नरेश माना जाता है पंवार वंश का, जिसने गढ़वाल का एकीकरण किया, ठीक है। इसको आदिनाथ से संबोधित किया गया है सांवरी ग्रंथ में। इसके साथ साथ देखिए, गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है अजय पाल को। इसके साथ साथ बहुत से इसके नाम हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं पंवार वंश वाली सीरीज में अनअकैडमी पर। देखिए, जल्दी ही मैं अब यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी चंद वंश का इतिहास, पंवार वंश का इतिहास और गोरखा शासन, जो कि मैंने अनअकैडमी पर दिया था, बहुत से लोग खोजने में उसको परेशान हो जाते हैं, तो अब यूट्यूब पर ही मैं पूरी एक बार फिर से उसका दोबारा यहाँ पे
वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप अच्छे से उत्तराखंड का जो इतिहास है वो अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो आदिनाथ संबोधित किया गया अजय पाल को कौन से ग्रंथ में? सांवरी ग्रंथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्र से संबंधित राज्य का एकमात्र देव स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा बोला जाता है ना इंद्र को, देवराज इंद्र। तो इंद्र से संबंधित ये जो देव स्थल है या देव स्थान है दोस्तों, ये सुमाड़ी गांव में है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इसका नाम है इंद्रगवन। क्या नाम है? इंद्रगवन। और ये एकमात्र है जो भगवान इंद्र को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का स्थल जिसे वर्तमान में शहीदी नगर कहा जाता है, तो शहीदी नगर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये हम एक नई सीरीज जब आएगी उत्तराखंड में, जो आंदोलनों का इतिहास रहा, ठीक है, तो जब हम वो पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कौन हमारे राज्य के युवा थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और उनके बलिदान के बाद शहीदी नगर नाम आया अस्तित्व में, और कीर्ति नगर को बोला जाता है शहीदी नगर। इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो सीरीज़ होगी अभी जो आने वाली है। ठीक है, थोड़ा आपको संयम रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह चंद शासक कौन था या पहला चंद शासक कौन था जिसने नमक पर टैक्स लगाया था? ठीक है, तो नमक पर, जो खाने का नमक था, सॉल्ट था, उस पर टैक्स इंप्लीमेंट करने वाला जो फर्स्ट रूलर था चंद डायनेस्टी का, वो था बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद, जो कि बहुत शक्तिशाली राजा भी था। और बाज बहादुर चंद का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? गाय था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंदों का जो प्रतीक चिन्ह था वो गाय था, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अंतिम कत्यूरी शासक सुखालदेव की हत्या करने वाला चंद शासक कौन था? तो देखिए, अंतिम कत्यूरी शासक जो सुखालदेव था, इसकी हत्या की थी रुद्रचंद ने। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुद्रचंद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र के आविष्कारक कौन है? तो देखिए, विचित्र बेला एक वाद्य यंत्र है। एक क्वेश्चन तो यहीं पे निकल गया। उत्तराखंड में जो विचित्र बेला है वो क्या है? तो विचित्र वेला से तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक सिचुएशन बताई जा रही हो समय की, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। विचित्र वेला एक वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र है, जिसका आविष्कार किया है धरणीधर चंदोला जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने किया है? धरणीधर चंदोला। जापानी बैंजो होता है, उसके साथ साथ कुछ अन्य इक्विपमेंट को मर्ज करके, ठीक है, एक उसका नया इन्होंने वर्जन निकाला, विचित्र वेला। ध्यान रखेंगे, जो कि एक वाद्य यंत्र है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। दोस्तों, आपने देखा होगा, जिन लोगों ने अभी तक पूर्व में एग्जाम दिए हैं, लाइक फॉरेस्ट गार्ड का हो, कनिष्ठ सहायक हो, वीपीडीओ का हो, तो आजकल जो यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड है, हम बोल सकते हैं क्वेश्चन उतने कठिन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े साइड बाय साइड होते हैं वो। ठीक है, मेन टॉपिक से हटकर कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका आपको आंसर गैस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, बिना पढ़े हुए आप यूके ट्रिपल एससी के उत्तराखंड संबंधी क्वेश्चनों को गैस नहीं कर सकते। बहुत कठिन पूछता है आज की डेट में, वो बहुत फैक्ट वाले। गढ़वाल जाति का प्रकाश, ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये लिखी है बालकृष्ण भट्ट जी ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा गीत नारी हृदय की वेदना और प्रेम को परिभाषित करता है? देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था यूके ट्रिपल एससी के फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। वहां पे क्वेश्चन ये था, निम्न में से लामंग जो गीत है, लामंग गीत, वो किससे संबंधित है? ठीक है, लामंग गीत किससे संबंधित है? बना था ना क्वेश्चन। ऑप्शंस थे आपके, महिला गीत से, प्रेम गीत से, विवाह गीत से, या कृषि गीत से। तो लामंग जो गीत थे दोस्तों, ये प्रेम गीत है, लव सॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, जो नारी हृदय की वेदना, वेदना का मतलब पीड़ा होती है, या नारी हृदय में जो भी बातें हैं जो वो कहना चाहती है, और जो प्रेम है उसके अंदर का, वो परिभाषित करने वाला जो गीत होता है वो झुमेलो गीत होता है। ठीक है, तो इन गीतों को आप अच्छे से नोटिस करें, अच्छे से इनको ध्यान से पढ़िएगा एक बार बुक में। परीक्षाओं की बुक में भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया, तो आप देखेंगे वहाँ पे परिभाषित किया गया कि कौन सा सॉन्ग जो होता है किसको डेडिकेट होता है। तो आप ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आने वाले एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन था? तो जयदेव की रचना है गीत गोविंदम, आप सभी को पता है दोस्तों। और गीत गोविंदम का जो चित्रण किया था, यानी कि उस पर जो चित्रकला बनाई थी, वो चित्रकार था माणकू। ठीक है, माणकू। ये क्वेश्चन बना था एक बार, चैतू और माणकू किसके दरबार में चित्रकार थे? चलिए कमेंट करिएगा, चैतू और माणकू ये किस पंवार शासक के दरबारी थे? बताइएगा मेरे को, या किस पंवार शासक के तस्वीरदार थे? क्योंकि जो पंवार डायनेस्टी थी गढ़वाल में, वहां पे चित्रकार को एक पद दिया गया था, तस्वीरदार। ठीक है, कौन सा पद था? तस्वीरदार। और जिनमें सबसे फेमस कौन था? मोलाराम। और अंतिम चित्रकार कौन था गढ़वाल राजवंश का? तो तुलसी राम। ये मैंने अभी कम्युनिटी टैब में पूछा था आपसे, इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था। गढ़वाल चित्रकला का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तुलसी राम को। गढ़वाल चित्रकला का सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध चित्रकार किसको माना जाता है? मोलाराम को। ठीक है,
अगला देखिए लैंड्स एंड नामक जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो बहुत ही फेमस ये स्पॉट है दोस्तों, लैंड्स एंड, ठीक है। और ये लोकेटेड है दोस्तों नैनीताल में। तो ये आपको सभी चीज़ें जो हमारी ये पर्यटन संबंधी जानकारियाँ ये आपको मिल जाएंगी उत्तराखंड जिला दर्शन वाली प्लेलिस्ट में। वहाँ पे मैंने हर ज़िले के जितने भी खूबसूरत हमारे प्लेसेस हैं, जो भी हमारे ऐतिहासिक प्लेसेस हैं या जो भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनके बारे में अच्छे से बताने की कोशिश की है। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा उत्तराखंड जिला दर्शन। नेक्स्ट देखिए रामशिला मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो रामशिला मंदिर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा का आयोजन करवाया जाता है, तो देखिए बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही फेमस धार्मिक यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। और कैलाश मानसरोवर यात्रा को कंडक्ट करवाता है KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम। चलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये मैंने बार बार बताया आपको, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में भी बताया और वन लाइनर में भी बताया कि किस वर्ष GMVN बना था गढ़वाल मंडल विकास निगम और किस वर्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम स्थापित हुआ था। तो आप कमेंट कीजिएगा, देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। आप लोगों की लॉन्ग टाइम मेमोरी बनी रहती है। तो आलस ना दिखाएं और वीडियो लाइक भी करें। आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत कम करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करें ताकि इंप्रेशन की वजह से वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और खासकर उन लोगों को भी लाभ मिल सके यार जो कोचिंग नहीं जा सकते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लॉकडाउन पे घर पे हैं। बहुत से लोग अभी बेरोजगार हो गए, कुछ काम धंधा भी था वो भी छूट गया है, तो अभी देखिए पढ़ रहे हैं जो लोग, तो उनको निःशुल्क कुछ हेल्प हो जाए तो इससे अच्छा पुण्य का काम शायद ही कोई हो। तो प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलें। अगला देखिए राज्य में ओक वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो राज्य में जो ओक वृक्ष होता है दोस्तों इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, बांज, मोरू और खरसू, ठीक है। ध्यान रखेंगे बांज, मोरू, खरसू। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि बांज, मोरू और खरसू किसकी प्रजातियां हैं, तो ये ओक की प्रजातियां हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत कौन से नदी बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा नदी बेसिन है, तो इसको समझते हैं आप, ये क्वेश्चन क्या है। बहुत से लोग समझ पाए होंगे, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। देखिए नदी जो होती है, ये नदी ऐसे बह रही है दोस्तों, ठीक है। तो नदी जो बहती है दोस्तों इसके एरिया जो इसका साइड बाय साइड का एरिया होता है ये तो बेसिन कहलाता है इसका, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नदी है उत्तराखंड में जिसके बेसिन में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, मतलब घने जंगलों के बीच से सबसे ज़्यादा नदी कौन सी बहती है, सिंपली ये समझ लीजिए आप, ठीक है। या किस नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा वनाच्छादित है, तो इसमें पहला नंबर है दोस्तों टॉन्स बेसिन का। जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यानी कि कितने मिलते हैं टोटल 76.6%, 76.6% टॉन्स बेसिन पर वन पाए जाते हैं, वनाच्छादित है इतना एरिया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में भी। राज्य में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि सुगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है, तो देखिए आजकल UKSS ने एक और यहाँ पे नया टर्म सीख लिया है। UKSS डायरेक्ट हिंदी में ना देख के ऐसे इंग्लिश में पूछ देता है, ठीक है। जैसे सुगंध पादप केंद्र, बहुत लोगों ने इसको याद किया होगा जिस समय ये एग्जाम हो रहा था फॉरेस्ट गार्ड का। लेकिन अगर बाय द वे किसी को अगर इंग्लिश थोड़ा वीक है जिसकी, तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो इसलिए आपकी थोड़ा बेसिक इंग्लिश जो होती है दोस्तों स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड क्वेश्चन हमेशा देखना चाहिए जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। इंग्लिश वर्जन क्या बोल रहा है उसका हिंदी में कैसे आया क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स या सुगंध पादप केंद्र जो है वो सेलाकुई में है, देहरादून में। सेलाकुई तो आप जानते होंगे देहरादून के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, खासकर जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए फेमस है, तो यहाँ पर ही स्थित है एरोमेटिक प्लांट सेंटर, ठीक है। और ऐसे ही देखिए हमारे बहुत से हर्बल गार्डन है, गोपेश्वर में जो हमारा शोध संस्थान है, तो इनको आप अच्छे से याद रखें क्योंकि कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा लास्ट जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे गोपेश्वर वाला पूछा गया था, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये बार बार पूछे जाने वाले एवरग्रीन क्वेश्चन है, तो इनको आपने मुँह जबानी याद रखना चाहिए ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो आगामी परीक्षा में। अगला देखिए जगत सिंह चौधरी जंगली को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आप सभी को पता है जगत सिंह चौधरी उत्तराखंड में फेमस हैं जंगली के नाम से। और क्यों फेमस है, क्योंकि देखिए इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। आज देखिए विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मिश्रित वन खेती का मॉडल इन्होंने दिया दोस्तों, जिस वजह से इनको जंगली टाइटल दिया गया। जल्दी उत्तराखंड की महान विभूति में कोशिश रहेगी कि इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँ। और इनको आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था सन 2006 में, ओके 2006 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
राज्य की कुल कितने प्रतिशत आबादी गाँव में निवास करती है? तो उत्तराखंड राज्य की टोटल कितनी आबादी है जो गाँव में रहती है अभी भी? तो ये है 69.77%। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये योजना शुरू की गई, किसान रत्न सम्मान योजना 2010 में। ठीक है, सन 2010। अगला क्वेश्चन है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र राज्य में किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र राज्य में स्थित है नैनीताल जनपद में। यहीं पर अगर मैं भारत सरकार की बात करूं या भारत की बात करूं, तो भारत में जो डेयरी अनुसंधान सेंटर है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? वो करनाल में स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, करनाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो करनाल, हरियाणा में है। अगला है, देखिए, राज्य में अछूत शिल्पकार सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये सन 1925 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, छपेली किस प्रकार का लोकगीत है? तो छपेली लोकगीत किस प्रकार का दोस्तों? श्रृंगार प्रधान युगल नृत्य गीत है। ठीक है, मतलब श्रृंगार प्रधान, श्रृंगार रस से भरपूर, और युगल नृत्य गीत, युगल का मतलब होता है कपल, कपल्स के लिए। ओके, तो कपल्स के लिए बनाया गया एक नृत्य गीत है छपेली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य में नई पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो राज्य में नई पर्यटन नीति लागू की गई थी सितंबर 2018 में। जेल कैदियों से कुली बेगार करवाने वाला कमिश्नर कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको पता है भारतीय इतिहास की जो 1857 की क्रांति है, ठीक है, इसी क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने भी जो जेल में बंद कैदी थे उस समय उनसे बेगार करवाया था। बेगार का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। बेगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए हुए, बिना श्रम प्रदान किए, मतलब बिना उसको पेड किए हुए उससे जबरन काम करवाना, उससे जबरन श्रम करवाना। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, वो एक श्रमिक का काम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अन्य जो काम होता है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, किसी भी तरह का काम उस समय अंग्रेज लोग करवाते थे यहाँ की जनता से, और उसके बदले एक भी पैसा नहीं देते थे। ठीक है, तो फ्री फोकट का काम करवाना ही था कुली बेगार, और जेल कैदियों से कुली बेगार करवाया रैमजे ने, जिसको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अगला देखिए, भगवा बासा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो भगवा बासा बुग्याल ये स्थित है दोस्तों चमोली में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑकलैंड होल्स स्टेट किसका पुराना नाम था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑकलैंड होल्स स्टेट ये एंशियंट नेम था रानीखेत का। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये नेम यहाँ पे बनाया था रानीखेत का, ऑकलैंड होल्स स्टेट। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता है रानीखेत बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है अल्मोड़ा जनपद में, और दुनिया के बेहतरीन हिल स्टेशनों में एक बताया था बहुत से ब्रिटिशर्स ने इसको। ठीक है, लॉर्ड मेयो इसको रानीखेत बहुत ज़्यादा प्रिय था। इसके साथ साथ देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी रानीखेत की काफ़ी प्रशंसा की थी। रानीखेत में बहुत सी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्षेत्र हैं, पर्यटन स्थल हैं घूमने के लिए। लास्ट टाइम एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था रानीखेत से कि जो एक बाज़ार है लाल कुर्ती बाज़ार कहाँ पे स्थित है? तो लाल कुर्ती बाज़ार कहाँ पे है? रानीखेत में है। ठीक है, तो जल्दी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम उत्तराखंड के जो वॉरियर्स प्राचीन टाइम से चले आ रहे फेमस मार्केट्स नेम है उनको हम देखेंगे। लाल कुर्ती बाज़ार, ठीक है, इसके साथ साथ पलटन बाज़ार, खड़ी बाज़ार, नई बाज़ार, जरूरी बाज़ार, कुलड़ी बाज़ार, ठीक है, सब देखेंगे कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो इंतज़ार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कतूरी शासक जो शत्रुहंता के नाम से प्रसिद्ध था। तो शत्रुहंता मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, ये बोला जाता था किसको? निम्बरदेव को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, देखिए, सोमचंद था। तो सोमचंद देखिए आपको पता है चंद वंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को। सोमचंद के बारे में मैंने पूरी वीडियो दी हुई है चंद वंश के इतिहास में अनअकैडमी पर है वो दोस्तों। और सोमचंद कैसा राजा था? तो सोमचंद एक मांडलिक राजा था। मांडलिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और नहीं पता है तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। एक ऐसा राजा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो, एक ऐसा राजा जो कि किसी इकाई के अंतर्गत कार्यरत हो। तो सोमचंद एक मांडलिक राजा था, वो पूर्णतः आज़ाद नहीं था दोस्तों। सोमचंद उसमें जो डोटी का राजा होता था, डोटी प्रदेश नेपाल में, उस राजा को टैक्स पे करता था, यानी कि उस राजा के अधीन था वो एक मांडलिक राजा था इसलिए। ठीक है, और ये जो मांडलिक राजा वाला जो तमगा था, इसको हटाने वाला चंद शासक कौन था अपने सर से? भारती चंद। तो भारती चंद ने 12 वर्षीय युद्ध किया था, और उसने प्रत्यक्ष चुनौती दी थी यहाँ पे नेपाल के राजाओं को, और इसके बाद खुद को स्वतंत्र घोषित किया, और ये मांडलिक जो राजा का तमगा था ये अपने वंश से हटाया उसने। ठीक है, तो आपको याद रखना है मांडलिक, अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था आज देखिए उत्तराखंड जी के वन लाइनर पार्ट 122।
आई होप कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हैं। साथ ही देखिए इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपने जो नए लोग हैं अभी ऐसे क्वेश्चनों की अगर आपको ई बुक चाहिए तो उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 2 है। देखिए 1000 यूके जीके वन लाइनर है इसमें। इसके साथ साथ उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 1 ये आप सभी ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल ये ई बुक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है, वॉरियर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही देखिए जितने भी टॉपिक चल रहे थे उनको कंटिन्यू करा जाएगा जल्दी। आप निश्चिंत रहें और साथ ही अपनी मेहनत करते रहें। और अभी देखिए जो हमारा इतना कठिन समय चल रहा है इसका आपने सदुपयोग करना है, बाकी तो कुछ उपयोग हो नहीं सकता, घर से बाहर हम निकल नहीं सकते। तो सबसे अच्छा उपयोग यही है कि इस टाइम पे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एब्जॉर्ब की जाए। यही एक समझदार आदमी की पहचान है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही देखिए फॉरेस्टर के लिए जल्दी हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको जल्दी दूंगा। जो भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फॉरेस्टर के लिए तो वो लोग कमेंट करें और साथ ही उस वीडियो का इंतजार करें कैसे वो बैच चलेगा, क्या क्या उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, एजुकेटर उसमें है कौन है, और सभी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, सबसे पहले खुश रहें, क्योंकि आप भला तो जग भला। आप मस्त हैं तो हमेशा सूरज अस्त है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो कठिन समय है इसको बिताइए अपने आनंद के साथ, अपने ज्ञान के साथ इसको सरोबार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आपको बार बार गाइड करना यहाँ पे हाँ मेरे लिए भी एक अतिशयोक्ति होती है कि जैसे मैं किसी प्राइमरी क्लास को ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग समझदार हैं यहाँ पे, वरन मुझसे भी ज़्यादा समझदार लोग चैनल पे हैं। तो आप लोग इस समय का सदुपयोग करें। सो थैंक यू, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।